हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिया कोचिंग क्लासेस। आज हम आपके लिए सेलेक्टेड पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। ये जो एमसीक्यूज हैं वो आपके कंपटीशन एग्जाम में आने की संभावना 99.99% है। तो लेक्चर को आपको लास्ट तक देखना है। इस लेक्चर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम सिर्फ आपको यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करवाते हैं, लेकिन हर एमसीक्यू का यहाँ पर इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर से आप 150 प्लस कॉन्सेप्ट सीखेंगे पॉलिटिकल साइंस से। तो पूरे एमसीक्यूज तो देखने ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, लास्ट तक जरूर देखना। शुरू करने से पहले आप हमेशा भूल जाते हैं लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और सभी के आंसर्स भी आप एज ए क्यूज दे सकते हैं। हर एमसीक्यू का आंसर आप यहाँ पर देते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें पॉलिटिकल साइंस के कॉन्सेप्ट लर्न नहीं हो रहे हैं, हमें आर्टिकल्स लर्न नहीं हो रहे हैं, हम आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपके लिए हमने स्पेशली ये संकल्प से सफलता स्टूडेंट एडिशन लॉन्च कर दी है 4 फरवरी 2026 को। इसमें आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, और उसमें आपको हर एमसीक्यू के साथ में 5 पॉइंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। ये एक जो पीडीएफ है वो 500 प्लस कॉन्सेप्ट कवर करेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट पीडीएफ होने वाली है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। ऑलरेडी 50 प्लस स्टूडेंट्स ने इसे परचेज कर लिया है 149 पे। तो आप भी जाके इस व्हाट्सएप नंबर से इजीली क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। फॉर्मेट के लिए देखिए, इस तरीके से हर क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। तो हर क्वेश्चन, इसके बाद आपको आंसर मिलेगा, इसके बाद यहाँ पर 5 पॉइंट का आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कंपटीशन एग्जाम में। आपको ना ही रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी, ना ही बार बार आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रिक से याद करने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ एमसीक्यू पढ़िए, और इसको पढ़ेंगे तो आपको और अपने आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। सिर्फ 149 में है, आप इसे इजीली परचेज कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको आंसर्स आते हों या फिर नहीं भी आते हों, जब मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बताऊं तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिए कि ये इसका आंसर है, ताकि आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि ये सच में एक साइकोलॉजी है कि अगर आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं एक बार, या फिर आप चैट करते हैं या फिर किसी पेज पे लिख देते हैं, तो आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो ये ट्रिक आपको हमेशा यूज़ करनी चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हों, चाहे आप बुक से पढ़ रहे हों या फिर वीडियो से पढ़ रहे हो। आपको हमेशा लिखते रहना चाहिए, जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, ताकि आपको हमेशा के लिए ये जो आंसर्स है वो याद होते रहे। यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है 42वां संशोधन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जो कि 1976 के अंदर हुआ था। कब हुआ था संशोधन? ये 1976 के अंदर। इसके रिलेटेड ये जो 5 पॉइंट है वो आपको हमेशा याद रखना है। ये जो है 47वें संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको कहा जाता है। इस संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला तो समाजवादी, इसके बाद धर्मनिरपेक्ष और इसके बाद अखंडता। ये तीनों ही शब्द इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या फिर 42वें संशोधन से जोड़े गए हैं, आपको याद रखना है। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। ये आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि इसका स्रोत क्या है। तो अमेरिका से भले ही इसका विचार लिया गया है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, संशोधन की क्या सीमा है? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता। ये आपको याद रखना है। न्यायिक स्थिति की बात करें तो केशवानंद भारती केस, जो कि 1973 में हुआ था, में प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना गया है। कौन सा? अभिन्न अंग, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्या है, एक पार्ट है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार के आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर होती है? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी
3 बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति होती है। देखिए कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो होती है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी जो नेशनल इमरजेंसी होती है, जो कि अनुच्छेद 352 के समय होती है। जब भी हमारे देश के अंदर किसी युद्ध या बाहरी आक्रमण का समय में ये जो आर्टिकल है वो लग जाता है, आर्टिकल 352, जिसे क्या बोलते हैं, नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, जिसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है उनकी शक्तियां। सेकंड कौन सी होती है, अनुच्छेद 356, यानी राष्ट्रपति शासन। किसी भी राज्य के अंदर कभी भी संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है उस समय ये आर्टिकल लगता है। और इसके बाद थर्ड है यहाँ पर वित्तीय आपातकाल, जिसे अनुच्छेद 360 कहते हैं। जब भी देश के अंदर फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाती है तो ये आर्टिकल लगता है, जिसकी पूरी शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति जी के पास होती हैं। वित्तीय आपातकाल का रिकॉर्ड की बात करें तो भारत में आज तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, जो कि आपको याद रखना है। अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे इंडिया के अंदर कभी नहीं लगी है। राष्ट्रपति ये शक्तियां मंत्रिमंडल यानी जो कैबिनेट है कि लिखित सिफारिश पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डायरेक्टली भी नहीं कर सकते। जो राष्ट्रपति है वो डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। जब तक कैबिनेट के द्वारा उनके पास लिखित सिफारिश नहीं होती है तब तक ये तीनों ही आर्टिकल्स या फिर अनुच्छेद वो यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, एक बंदिश में होते हैं। जब तक उनके पास लिखित नहीं होगा वो तब तक नहीं यूज कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। संसद के संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सीटिंग जिसे हम बोलते हैं, कि अध्यक्षता कौन करता है। जब दो सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही मिलते हैं उस समय कौन अध्यक्ष होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो स्पीकर यहाँ के क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष होते हैं जॉइंट सीटिंग के। किसके, लोकसभा के अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दे रखा है। यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जॉइंट सीटिंग का प्रावधान दिया गया है, 108वें अनुच्छेद में। अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। यानी राष्ट्रपति जो है जॉइंट सिटिंग करते हैं। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन में मतभेद हो, यानी किसी बिल पर दोनों जो सदन है वो नहीं मंजूरी कर रहे हैं, तो तब जो राष्ट्रपति है वो क्या करते हैं, जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर अध्यक्षता करते हैं, ये आपको याद रखना है। धन विधेयक यानी मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनी बिल और अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, बाकी सभी बिलों के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है। पंचायती राज जो है की जो व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा कौन से संशोधन से दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 73rd संशोधन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसके द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायतों को काम करने के लिए कुल 29 विषय दिए गए हैं कि पंचायत को इन 29 विषय पर ही काम करना है। ग्राम पंचायत, इसका ढांचा कैसे, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और इसके बाद जिला परिषद। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 यानी 33% सीट, जो सीटें हैं वो आरक्षित करवाना अनिवार्य है, किसमें, पंचायती राज के अंदर। आपको ढांचा याद रखना है, आपको दिवस याद रखना है, कौन सी अनुसूची है वो आपको याद रखनी है, और आरक्षण के बारे में भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, नीति निर्देशक तत्व जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ये काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज कौन से देश से ली गई है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए आयरलैंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का विचार जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इनका वर्णन संविधान के भाग 4 में यानी अनुच्छेद 36 से 51 में है। भारत को एक कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट अगर बनाना है तो हमको डीपीएसपी पे ध्यान देना पड़ेगा। इन्हें लागू करवाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि नॉन जस्टिसेबल हमारे राइट्स हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स की तरह नहीं है कि अगर कोई लागू नहीं हो रहा है फंडामेंटल राइट तो आप कोर्ट चले जा सकते हैं, रिट आपको इशू हो जाएगी, ऐसा इस पे नहीं है। डीपीएसपी सिर्फ राज्य को कल्याणकारी बनाने के लिए आपको एक, हम कह सकते हैं कि एक आइडिया देते हैं कि एक राज्य में ये चीजें होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की बात करें, अनुच्छेद
40 पंचायतों के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 40 जो है वो पंचायतों के गठन की बात करता है, और अनुच्छेद 44 जो है यूसीसी इसी का हिस्सा है। तो आपको समान नागरिक संहिता जिसे हम बोलते हैं, और इसके बाद ग्राम पंचायत भी क्या है, इसी का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा 6। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए कि लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी 25 वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्य होने पर आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर आपको राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना है तो आपकी वर्ष 35 वर्ष होनी चाहिए। वोटिंग की आयु में बात करें तो 61वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि वो कौन सा संशोधन है जिससे आयु को घटाया दिया गया था 21 से 18, किसके लिए? वोटिंग के लिए। तो 61वें संशोधन के द्वारा किया गया था। पंचायत चुनाव की बात करें, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगर आपको सरपंच बनना है तो आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इसके बाद फिर से क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 है यहाँ पर, धन विधेयक मनी बिल केवल किस सदन में पेश किया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन के अंदर आता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, लोकसभा। जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पेश किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला लोकसभा के जो अध्यक्ष है वही करते हैं। राज्यसभा इसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्यसभा किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकती है, वो सिर्फ उन्हें क्या कर सकती है कि आपको ये बदलाव होने चाहिए, वो लोकसभा को बता सकती है कि ये होने चाहिए, लेकिन लोकसभा पे किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता है कि उन्हें बदलाव करने ही होंगे, वो अपनी मर्जी से करते हैं। इसे पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। अगर आपको या फिर किसी भी गवर्नमेंट पर्सन को ये पेश करना है मनी बिल, तो राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी हो जाती है। कौन से अनुच्छेद में इसकी परिभाषा दे रखी, ये आपको याद रखना है, 110 के अंदर। राष्ट्रपति इसे पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। अगर कोई दूसरा बिल है तो वो वापस भेज सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी सिफारिश से ही ये पेश किया जाता है तो वो उन्हें वापस नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से संबंधित है? राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवल संविधान का उल्लंघन करने पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति किसी भी तरह के संविधान का उल्लेख करते हैं या फिर उल्लंघन करते हैं, सॉरी, तो तभी उन्हें इम्पीचमेंट प्रोसेस में चलाया जा सकता है। यह प्रक्रिया सदन के किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, वो लोकसभा में भी हो सकती है और राज्यसभा में भी हो सकती है। कार्रवाई शुरू करने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। अगर आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना है तो उसे 14 दिन पहले आपको लिखित नोटिस देना पड़ता है राष्ट्रपति जी को। इसे सदन की कुल सदस्यता के 2/3 यानी बहुमत होनी चाहिए, पारित होनी चाहिए, तभी इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। यह एक अर्थ न्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना हो तो इम्पीचमेंट प्रोसेस लगता है, जो कि बहुत ही टफ है, क्योंकि यहाँ पर 2/3 बहुमत यानी मेजोरिटी चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिको चेयरमैन कौन होता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिको चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल यहाँ पर 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति होने के नाते वह सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का सभापति होने के नाते वह सदन का सदस्य नहीं होता। ये आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछा जाता है। वेतन की बात करें यहाँ पर तो उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं बल्कि राज्यसभा सभापति के रूप में मिलता है। उनको उपराष्ट्रपति होने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन जो राज्यसभा के सभापति होते हैं इसके रूप में दिया जाता है। इस्तीफे की बात करें तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं।
वोटिंग की बात करें, सामान्यतः स्थिति में वह वोट नहीं देते, लेकिन बराबर वोट अगर टाई हो जाता है तब वो वोट देकर निर्णय लेते हैं। उनकी अनुपस्थिति में उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 यानी 10 है यहाँ पर, समान नागरिक संहिता यानी यूनियन सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया है? अभी हम आगे ही इसको देख कर आए हैं, तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 44 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आर्टिकल 44 में पूरी तरह से बताया गया है कि क्या है क्या नहीं है। पॉइंट्स देखिए, पूरे देश के लिए सभी नागरिकों को चाहे किसी भी धर्म के हो के लिए एक जैसा कानून होगा, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया गया है। इसमें विवाह हो, तलाक हो, गोद लेना या फिर उत्तराधिकारी जैसे मामले आते हैं, जो आपको इन विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्पेशली आपको यूसीसी के बारे में स्पेशली आपको लेक्चर लेना चाहिए। पहला राज्य की बात करें, गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर यूसीसी सबसे पहले लागू हुआ है। नया राज्य की बात करें, उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है। कौन कौन से राज्य के अंदर यूसीसी लागू हो चुका है वो आपको याद रखना पड़ेगा। डीपीएसपी की बात करें, यहाँ पर यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है, इसीलिए इसे अनिवार्य रूप से लागू करना सरकार की मर्जी पर है। वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसे सीएजी बोलते हैं की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन सी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जो होता है उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, है ना, 65 की एज तक ही वो सीएजी बन सकता है। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षण यानी गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स्यू कहा जाता है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे सदन के सामने रखा जाता है। इसे उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, यानी जो इम्पीचमेंट प्रोसेस जज के लिए होता है वही सीएजी के लिए होता है। सीएजी को लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी का आंख और कान कहा जाता है, क्योंकि जितने भी जो लेन देन होती है हमारी पूरी कंट्री के अंदर वो सीएजी कंट्रोल करता है। यानी मनी रिलेटेड जो यानी हमारे जो इंडिया का जो अकाउंट है वो सब कौन हैंडल करता है? सीएजी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग जिसे हम फाइनेंस कमीशन बोलते हैं का गठन किया जाता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 280 बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। हर साल यहाँ पर हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे की सिफारिश करती है। उनका उद्देश्य होता है कि जो डिफरेंसेस हो गए या फिर जो राज्यों के और केंद्र के दोनों के बीच में जो टैक्स होगा वो कितना बटेगा, तो वो कौन करता है? ये फाइनेंस कमीशन करता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। वर्तमान में 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन रहे? अरविंद पनघड़िया है। तो आपको याद रखना है कि 16th जो आयोग है या कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनघड़िया। यह एक संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जिसे चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने वाली प्रक्रिया द्वारा चीफ इलेक्शन कमीशन को भी हटाया जाता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो सुप्रीम कोर्ट की जज की होती है जिसमें 2/3 मेजोरिटी होती है, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है। कब? जब वो संविधान या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, उनके रूल्स को नहीं मानते हैं तब। चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में है। 6 वर्ष से लगाकर 65 वर्ष की आयु तक 6 वर्ष के लिए उनका जो पीरियड होता है वो रहता है और 65 वर्ष तक वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं। इसे राष्ट्रपति हटा नहीं सकता जब तक संसद के विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास न हो जाए। यानी वही इम्पीचमेंट जो कि किसके लिए होता है? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सलाह पर की जाती है। यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सदन और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करता है, पंचायत के नहीं करते हैं। जिम्मेदारी इनकी है किसकी? इलेक्शन
कमिश्नर जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो राष्ट्रपति के चुनाव करवाते हैं, उपराष्ट्रपति के करवाते हैं, संसद के करवाते हैं, विधानसभाओं के करवाते हैं, लेकिन वो पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन नहीं कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, दल बदल विरोधी कानून जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है संविधान के किस अनुसूची में है? यहाँ पर आपको ऑप्शन सी 10वीं सूची के अंदर दे रखा है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे 42वें संशोधन में 1985 द्वारा जोड़ा गया। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला सदन का अध्यक्ष यानी स्पीकर या चेयरमैन करता है। यदि किसी दल के 2/3 सदस्य एक साथ अलग होते हैं तो यह दल बदल नहीं माना जाता है। ये याद रखना, अगर एक साथ 2/3 सदस्य यानी मेंबर्स जो होते हैं वो अगर अपना दल बदल देते हैं तो उसको एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं कहते हैं। सरकार में स्थिरता लाना और पैसों के लालच में दल बदलने पर रोक लगाना इसका उद्देश्य है। स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा यानी कोर्ट रिव्यू भी की जा सकती है अगर वो क्या करता है, दल बदलता है तब। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का अभिभावक यानी गार्जियन किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। उसे अभिभावक गार्जियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरे भारतीय संविधान की देख रेख करता है। हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स तो ठीक है लेकिन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे नहीं चलता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो राज्यसभा हो, कोई भी मिनिस्टर हो, अगर वो संविधान के अनुसार नहीं चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उसे क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और उस रूल को भी वो क्या करते हैं, खत्म कर सकते हैं। संविधान की व्याख्या करने की अंतिम शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, भले वो कितना भी अमेंडमेंट बना ले, है ना। अगर जो गवर्नमेंट है वो अमेंडमेंट बना रही है लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो किसी न किसी चीज़ को उल्लंघन कर रहा है संविधान के किसी रूल को, तो फिर वो हटा सकते हैं। तो किसके पास होती है अंतिम शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। यह मौलिक अधिकारों का संरक्षण और गारंटर है, मतलब वो संरक्षण भी करता है, रक्षक भी करता है और गारंटर भी है, मतलब किसी तरह से किसी को वो चेंज नहीं करवा सकता है या फिर कोई नहीं कर सकता है। यह किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है जो संविधान के खिलाफ हो। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार संविधान की मर्यादाओं में रहकर काम करे, ना कि उसको उल्लंघन करे। भारत की न्यायिक व्यवस्था में ये सबसे ऊपर है कौन, सुप्रीम कोर्ट, जो कि चेक एंड बैलेंस का काम करती है। ये तीनों ही जो होती है, लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूटिव हो गई और जुडिशियल हो गई, ये तीनों ही एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस का काम करती है। आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। आपने आज के लेक्चर में अगर पूरा देखा है तो आपको बहुत ही मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ क्योंकि आपने 150 न्यू कॉन्सेप्ट सीखे हैं इस लेक्चर के अंदर। अगर जिसने छोड़ दिए हो वीडियो हाफ में, तो आपके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने सारे कॉन्सेप्ट आज सीखे हैं। फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को, साथ ही में इसे शेयर कर दीजिएगा और पीडीएफ को ज़रूर खरीदिए क्योंकि इसी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको हर एमसीक्यू मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।